छात्रों, आज हम 10वीं कक्षा का जो दूसरी इकाई जो है उसका जो गद्य पाठ 5वां ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, ये जो पाठ है उस पाठ के बारे में हम जानकारी लेंगे। इस पाठ के लेखक हैं सुनील शास्त्री। आपको मालूम है ये जो पाठ है वह हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में उनके बेटे सुनील शास्त्री जी द्वारा लिखा हुआ है। सुनील शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी के 3 नंबर के बेटे थे। तो इन सुनील शास्त्री जी का जन्म 1950 में हुआ है। सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। हालांकि अब वे भारत सरकार में एक राज्यसभा पर सदस्य के रूप में भी चुन गए थे। तो प्रस्तुत जो एक संस्मरण है जो कि सुनील शास्त्री जी ने लिखा हुआ है, तो इस संस्मरण में विधा की दृष्टि से संस्मरण है। इस संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे, उनके पास ऐसे कुछ अच्छे गुण थे। उन गुणों को इस संस्मरण के माध्यम से उजागर करने का प्रयास यहाँ सुनील शास्त्री जी ने किया है। ईमानदारी, सच्चाई, जीवन यापन करते समय सादगी, सरलता, जो पर दुख कातरता आदि जो बड़े बड़े गुण लाल बहादुर शास्त्री जी में थे, और वे सिर्फ कहते ही नहीं थे लेकिन अपने खुद आचरण में जीवन जीते समय खुद के आचरण में भी उसी प्रकार वे आचरण करते थे। देखिए, अब पाठ की शुरुआत होती है। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन कहते हैं जब बाबूजी जीवित थे तब तक किसी बात का अभाव का मतलब है कमी नहीं थी। जो बात हमें चाहिए थी वो बाबूजी हमें ला कर देते थे। लेकिन बाबूजी के देहांत के पश्चात जो हम पर कुछ बीती, लेखक कहता है कि मुझ पर जो कुछ बीती वह एक दूसरी तरह का अभाव था। यानी हमें सब कुछ चीज़ों में हमें कमी, अभाव हमारी जिंदगी में आ गया और मुझे बैंक की नौकरी भी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। लेखक कहते हैं कि जब मैं जन्मा था तब मेरे बाबूजी जीवित थे, तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में वो पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास एक छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान शानदार गाड़ी होनी चाहिए। मेरे पिताजी इतने बड़े मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री हैं, पुलिस मंत्री हैं, तो हमारे पास कैसी गाड़ी भी उसी प्रकार शानदार आलीशान होनी चाहिए। ये छोटी गाड़ी नहीं। लेखक सपने देखते थे कि मेरे जो पिताजी है वो बड़े ओहदे पर है, इसलिए हमारे पास गाड़ी भी शानदार होनी चाहिए, ऐसा सपना लेखक जी उस समय देखा करते थे। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। उस समय वो बहुत मशहूर जानी पहचानी गाड़ी मानी जाती है इम्पाला शेवरलेट। उसे देख बड़ा जी करता कि मौका मिले
उसे चला। प्रधानमंत्री की सरकारी गाड़ी थी शेवरले टेम्पल, और लेखक को ऐसा लगता था कि जो बाबूजी की प्रधानमंत्री के रूप में जो गाड़ी है उसे मौका मिलता है, भाई चलाओ। प्रधानमंत्री का लड़का था, तो कोई मामूली बात नहीं थी, बात तो कोई मामूली नहीं थी, प्रधानमंत्री जी के बेटे थे। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। कैसे मैं कल्पना करता था कि एक दिन मुझे गाड़ी चलाने का मौका मिले। ऐसे सोचते विचार करते करते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की, और प्रधानमंत्री का बेटा था तो मैं कुछ अधिकारी लोगों को ऑर्डर भी देने लगा था। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, लाल बहादुर शास्त्री के निजी सचिव थे साहब, उनसे लेखक ने कहा, जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। जरा ड्राइवर को आप बता दीजिए कि इम्पाला लेकर जरा हमारे रेसिडेंस है नहीं, जब प्रधानमंत्री लोग रहते हैं उसी जगह को रेसिडेंस कहते हैं, तो उसकी तरफ आ जाए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर रुकी। प्रधानमंत्री का बेटा ने सुन लिया है, अधिकारी दौड़ते आ गए। 2 मिनट पे दरवाजे पर गाड़ी आकर लग गई। अनिल भैया ने कहा, अनिल भैया जो शास्त्री जी के अनिल के बड़े भैया थे, सुनील शास्त्री के बड़े भैया अनिल थे, मैं तो उसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। उन्होंने कहा कि अनिल भैया ने कहा, मैं नहीं चलाऊंगा सुनील, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। ड्राइवर को कहा तुम अभी यही बैठो, चाबी दे दो मुझे और तुम आराम करो, हम तुरंत ही वापस आते हैं। ऐसा शास्त्री जी ने, सुनील शास्त्री जी ने, लेखक ने ड्राइवर से कहा। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी है। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा, जिस मित्र के यहाँ हमारे लिए खाना बना था वहाँ मैं पहुँच गया। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, बातचीत करते रहे तो समय का ध्यान ही हमें नहीं रहा, देर हो गई। देखिए झुरझुरी आने लगी, यानी कपकपी, यानी एक प्रकार की सिहरन झुरझुरी का मतलब है। याद आया बाबूजी आ गए होंगे, और एकदम अचानक हमें याद आ गया कि बाबूजी आ गए होंगे, अब क्या करें। वापस घर आ, फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। घर के फाटक के पास आकर हमने गाड़ी रोक दी, उतर कर गेट तक आया, और गाड़ी से उतर कर मैं गेट तक आया। संतरी को हिदायत दी, संतरी यानी पहरेदार, द्वारपाल उसे कहते हैं संतरी, और उसे हमने हिदायत यानी मार्गदर्शन, एक प्रकार का आदेश हमने उस संतरी को दिया। ये सैल्यूट वैल्यूट नहीं, सैल्यूट का मतलब नमस्कार सलाम, ये ऐसा मत करो, बस धीरे से गेट खोल दो। सैल्यूट वैल्यूट नहीं, कुछ मत करो, बुट का आवाज आ जाएगा, पिताजी को समझ जाएगा, धीरे से गेट को खोल दो, क्योंकि बाबूजी को पता न चले। वो आवाज करे तो उसे बंद मत करो, गेट का आवाज हो तो खुला छोड़ दो, गेट बंद करने की भी कोई तकलीफ नहीं, आवाज मत होना चाहिए। ऐसा लेखक ने उस संतरी को यानी पहरादार द्वारपाल को कहा। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज होगी, और फिर गेट की आवाज से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाजा हो जाएगा, इसलिए वो किसी प्रकार गेट का आवाज नहीं करना चाहते थे। वे बेकार में पूछताछ करेंगे, अभी बात ताजा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा, अभी तो ताजी बात है, सुबह तक तो वो भूल जाएंगे, उतना गुस्सा नहीं करेंगे, ऐसा लेखक को लगा था। संतरी से जैसा कहा गया, उस पहरादार को जैसे उसने उसी प्रकार किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा, और हम दबे पैर धीरे धीरे घर के पिछवाड़े को जो किचन का दरवाजा होता है ना, उस किचन के दरवाजे से वे दोनों अंदर को जाते हैं, और जाते जाते उन्हें अम्मा मिली, शास्त्री जी की, उसके लेखक की माँ उसे लेखक को मिल जाती है। और अम्मा से पूछा बाबूजी आ गए, कुछ पूछा तो नहीं।
बाबूजी आ गए हैं क्या? उन्होंने कुछ पूछा नहीं ना, बड़े लड़के कहाँ गए, ऐसी बात तो उन्होंने नहीं की। बोली, माँ कहती है हाँ आ गए, पूछा था, मैंने बता दिया। हाँ आ गए हैं, उन्होंने पूछा कहाँ गए हैं तो मैंने बता दिया। मैंने उसने बता दिया कि मित्र क्या खाना खाने के लिए वो चले गए हैं। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। यह जानने सुनने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा, फिर हिदायत दी, निर्देश की सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। और देखिए कहता है कि माँ ने जो कहा उससे आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। और यह हमने पता चला क्या कहा, उन्होंने क्या क्या सुनाया, क्या सूचना दी। उन्होंने क्या सूचना दी थी? सुबह किसी को कमरे में मत भेजिए, मेरे कमरे में किसी को सुबह सुबह मत भेजना। लेखक कहता है क्या, हमारे कमरे में सुबह सुबह किसी को मत भेजिएगा, क्योंकि क्या हो गया था, देर रात हो गई थी, उन्हें सुबह देर तक उन्हें सोना था। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमने माँ से बताया कि ठीक है बाबूजी ने कुछ कहा होगा सो कहा होगा, लेकिन अब हमें क्या कीजिए, सुबह सुबह हमारे कमरे में किसी को मत भेजिएगा। ये सूचना लेखक अपने माँ से देते हैं। रात देर हो गई है, सुबह देर तक सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। हमें तो देर तक सोना था, लेकिन सुबह 5:30 पौने 6 बजे होंगे। उसी समय किसी ने दरवाजा खटखटाया। नींद तो टूटी। मैंने बड़ी तेज आवाज में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। मैं बहुत देर रात आया हूँ, अब मुझे सोना है, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने। उन्हें ऐसा लगा कि कोई नौकर ही चाय लेकर उन्हें जगाने के लिए आया होगा। लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। फिर किसी ने दरवाजा बड़ी जोर से खटखटाया। झुंझलाता जोर से बिगड़ने की मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ा, बड़बड़ाता हुआ। और मैं बड़बड़ाता हुआ गुस्से में दरवाजे की तरफ दरवाजा खोलने के लिए मैं चला गया। दरवाजा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं। तो स्वयं बाबूजी उनके दरवाजे में खड़े थे। हमें कुछ ने सोचा, माफी मांगी, बाबूजी की माफी मांगी, सॉरी कहा, बेध्यानी में बात कह गया हूं। वो बोले कोई बात नहीं, आओ आओ, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कुछ कहे होंगे, तुम्हें मालूम नहीं मैं हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आओ। हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। हम साथ साथ क्या करेंगे, चाय पिएंगे। हमने कहा ठीक है। देखिए, दस्तक है दरवाजा खटखटाने की क्रिया। झुंझलाना का मतलब है खींचना या चीड़ना, बड़बड़ाना बकबक कर, सूझना दिखाई देना, ध्यान में आना। बेध्यानी का मतलब है लापरवाही। ये जो है कठिन शब्दों का अर्थ भी मैंने यहाँ देने का प्रयास किया है, आप कापी में लिख लो तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चाय पीने के लिए बुलाते हैं, बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। मैंने हाथ मुंह धोया और चाय पीने के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया। उससे हमें मालूम हुआ कि उन्हें तो ये जो राम कहानी है, यानी घटना है, कल हम गाड़ी लेकर गए थे, देर हो गई, हम देर आ गए, लेकिन उन्होंने उसका मुझे मालूम होने का कोई अंदाज़ा, तर्क यानी दलील, किसी प्रकार की दलील उन्हें कुछ भी नहीं पूछा, न कुछ जाहिर होने दिया, न कोई प्रकट होने दिया। मन में मन बात उन्होंने रखी। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, खुद अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, फिर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए। अम्मा ने तो कहा कि तुम लोग जल्दी आ गए थे, और तुम तो कहते हो कि रात बड़ी देर से आए हो। कहाँ चले गए थे? तो आखिर तुम गए थे तो कहा। जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे, एक जगह पर हम खाना खाने के लिए चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फेट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे?
खाने गए ठीक है, लेकिन तुम कैसे गए? मैं जब आया था तो हमारी जो खैर गाड़ी है वो गेट पर ही खड़ी थी। तुम मित्र के यहाँ खाने कैसे गए? कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। चोरी तो पकड़ ली गई, लेकिन कहता है कि हमें आखिर कहना ही पड़ा कि हम इम्पाला शेवरलेट गाड़ी लेकर ही गए थे। बोले ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है, तो आपको बड़ी गाड़ी चलाने के लिए चाहिए। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वो किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही नहीं करते। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री था, लेकिन किस सादगी से जीवन जीता था कि गाड़ी का खर्चा कम हो, इसलिए इम्पाला गाड़ी होने के बावजूद भी वह इसका प्रयोग न के बराबर करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे। और वो गाड़ी कब निकालते थे? दूसरे देश का कोई गेस्ट, दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब हमारे देश में आते हैं, स्टेट गेस्ट आते हैं, दूसरों उसी समय वह गाड़ी वो निकाला करते थे कि देश का खर्चा बचे। ऐसे ही महान प्रधानमंत्री थे। उनके बारे में एक कथा, एक चीज़ मालूम है कि जब युद्ध चला था भारत पाकिस्तान का, तब हमारे यहाँ खाने की, अनाज की कमी थी और अमेरिका ने अनाज देने के लिए भारत को मना किया था। तो शास्त्री जी ने एक निर्णय लिया कि जो परिवार के सभी लोग एक दिन एक ही वक्त खाना खाएं, दोनों वक्त खाना नहीं खाए। और उन्हें मालूम पड़ा कि हम जी सकते हैं तो सारे भारत देश एक वक्त खाना खाकर जी सकता है। और उन्हें सभी देशवासियों को अपील की थी कि हम क्या करें, एक ही वक्त जिए, सप्ताह में एक बार एक वक्त दीजिए तो हम अपना अनाज बचा सकते हैं। और सारे देश ने उनकी ये बात मानी थी। ऐसे महान प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री। तो एक है कि वो जो गाड़ी थी इम्पाला गाड़ी, खुद होकर भी प्रधानमंत्री गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते थे, सिर्फ दूसरे बाहर के लोग आते थे तभी वो गाड़ी निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आंखों से इशारा किया। मैं समझ गया था कि इशारा इजाज़त का है। उनकी बातें सुनकर अनिल भाई की तरफ मैंने इशारा किया कि बाबूजी कहते हैं तो उनको भी गाड़ी चाहिए कर, शायद हमें रोज़ गाड़ी घुमाने की इजाज़त बाबूजी दे देंगे। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। ऐसा इन दोनों को, अनिल और सुनील शास्त्री दोनों भाई को ऐसा लगा। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? जो लॉग बुक होता है, लॉग बुक रखते हो, यानी गाड़ी का इस्तेमाल कैसा किया, कहाँ से कितने किलोमीटर चलाई, पेट्रोल कितना लगा, ये सब लिखने की जो कापी होती है उसे लॉग बुक कहते हैं। ड्राइवर का तुम लॉग बुक तो रखते होंगे। उसमें हाँ मैं उत्तर दिया, ठीक है लॉग बुक रखता हूँ। उन्होंने आगे ड्राइवर से कहा, एंट्री करते हो लॉग बुक में, लिखते हो कुछ? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? मालूम होगा कितनी गाड़ी चलाई? वो बोला 14 किलोमीटर। कितनी गाड़ी चलाई? 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, निर्देश दिया, सूचना दी, इसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। गाड़ी का ये जो है वो 14 किलोमीटर है, वो निजी उपयोग के लिए गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है। तब भी उनकी बात हमारे समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। कहता है, उन्होंने कहा कि वो 14 किलोमीटर निजी उपयोग अब लिखो। फिर भी लेकर कहते हैं कि हमारी बात समझ में नहीं आई। और फिर शास्त्री जी ने, पिताजी ने, बाबूजी ने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी क्या आने पर बोले, साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। उन्होंने कहा कि साहब से को 60 पैसे उस ज़माने में 60 पैसे प्रति किलोमीटर हिसाब से पैसे जो है खुद उन्होंने निजी उपयोग के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया, उसके पैसे वो खुद देना चाहते हैं। ऐसे महान प्रधानमंत्री देखिए कितनी ईमानदारी इस उदाहरण से देखिए। ऐसे ईमानदार लोग
आप इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ऐसी ईमानदारी होनी चाहिए कि वह निजी इस्तेमाल के लिए गाड़ी का उपयोग किया तो उसके पैसे वह खुद अपने पास से 60 पैसे किलोमीटर के हिसाब से वे अपने सचिव साहब से जमा करवाने के लिए करते हैं। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ थे, हम वो भाग गए। जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भाग कर पहुँचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद रही। दोनों ही जान देर तक फूट फूट कर उठे। ये जो शास्त्री जी का बच्चों को समझाने का तरीका था, ये उन्हें डांट कर भी कह सकते थे कि तुमने ऐसी गाड़ी क्यों पहनी, गाड़ी ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा वो कह सकते थे, डांट सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ पैसे हिसाब से पैसे जमा करने के लिए, हमें मालूम था कि अपने पिताजी कितनी ईमानदारी से जीवन जीते हैं और हम उन्होंने यह क्या किया, उन्हें बहुत पश्चाताप हो गया और यह पश्चाताप होना ही गलती सुधारने का एक प्रकार का अच्छा तरीका है। तो कोई किसी की गलती अगर हम करते हैं, गलत बात हम करते हैं और उस गलत बात पर हमें जब पछतावा होता है तो ऐसी गलत बात हमसे फिर दोबारा नहीं होती। ठीक है ना? आपसे ये बात शान के तहत नहीं कर रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई हैं। पिताजी का बड़प्पन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो ये बातें थी हमने जो पिताजी से सीखी है वही जीवन भर हमारे लिए क्या बनी, आदर्श। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? अब ऐसी घटना मुझ में है तो मैंने राजनीति में आ गया, सरकारी पद मैंने पा गया, और उस पद के दुरुपयोग करने की हिम्मत अब मुझ में कभी भी नहीं हो सकती। अब मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसे संस्कार जो हो कूट कूट कर पिताजी ने हमारे ऊपर भरे हुए हैं, ऐसा क्या कहना है। आप ही सोचे, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं। बच्चे मुझे आज भी कहते हैं, लेकर कहता है कि आप तुम हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं। जब पानी बरसता है तब आप हमें रिक्शा लेकर स्कूल भेजते हैं। देखिए ऐसी रिक्शा होती थी, आदमी रिक्शा को क्या करता है, खींचता है। पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं, तो कितने ऐसे दूसरे लोग हैं उनके पास सरकारी गाड़ी नहीं है। आप तो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, साइकिल से भेजते हैं। बारिश आती है, पानी बरसता है, तब हमें रिक्शा से भेजते हैं, लेकिन सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकते। वो छोटे हैं, उन्हें बात समझ में नहीं आएगी। तहत का मतलब होता है अंतर्गत। आदर्श बन गई है, अनुकरणीय बन गई है। दुरुपयोग का मतलब है बुरा इस्तेमाल। समझाने की कोशिश करता, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। मन मुझे मालूम है कि बच्चों के समझाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब भी मुझे समय पड़ता हो तो मेरी निजी गाड़ी से बच्चों को स्कूल तक मैं पहुँचाता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़ कर आया हूँ और आपके साथ ये सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। अब तो मैं सरकारी ओहदे पर नहीं रहा हूँ, लेकिन आपके साथ जो बातें मैं जिक्र कर रहा हूँ उससे मैं पहले के अनुभव फिर महसूस करने लगता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः सजोना संवरना, कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावात में खड़ा रह सके। उदाहरण पद झंझावात यानी अंधड़ लेकर कहता है कि ऐसे इस विचार से मेरा मन का जो महल है झंझावात में खड़ा रह सके। मैं इस झंझावात जो है विपरीत परिस्थिति है, लोगों की ईमानदारी से चलने वक्त रोकने की सभी बेईमानी फैल गई है। ऐसे में बेईमानी में मैं ईमानदारी की जीवन जीने के जो झंझावात आ रहा है उस पर भी मैं ईमानदारी अपनी जो सीख पिताजी ने दी है उस पर कायम रह सकूं। याद आते हैं बचपन के बेहसीन दिन। कहता है कि मुझे अब भी वो बचपन के दिन याद है। वे पल
जो मैंने बाबूजी के साथ बिताया। देखिए बाबूजी के साथ बिता तो ये पल आज भी लेखक को सुनील को सुनील शास्त्री जी को याद है। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। जो बाबूजी थे तो मुझे जो खुद का काम था वो बाबूजी क्या करते थे, मुझे सौंप देते थे। और बाबूजी ने यह काम जो मुझे सौंपा तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, गर्व महसूस होता था कि बाबूजी ने मुझे यह काम बताया है। एक होड़ थी जो हम भाइयों में कि बाबूजी कौन से भैया को, तीनों में से कौन से भैया को क्या करेंगे, काम बताएंगे और कौन अच्छा काम करेगा। इसमें एक प्रकार की होड़ शरीयत रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है, कितनी अच्छाई से वो काम पूरा करता है। एक दिन बोले, सुनिए मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। सुनिए जो मेरा जो कपाट है, अलमारी है, वो तो अस्त व्यस्त हो गई है, तुम इसे ठीक कर दो। अरे जो कमरा है ना, कमरा भी ज़रा ठीक तरह से लगा दो। यह काम शास्त्री जी ने सुन चुकी। हसीना ने सुंदर बूढ़े ने डांट। मैंने स्कूल से लौट कर वह सब कर डाला। लेकिन कहता है मैं स्कूल से आया, पिताजी ने बताया था, बड़े चाव से लगन से मैंने वो काम कर दिया। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बापूजी ने मुझे बुलाया और पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं? तुमने तो काम अच्छा किया, मैं खुश हूँ तुम्हारी काम से, लेकिन जो अलमारी में मेरे कुर्ते थे वे कहाँ है? मैं बोला, वे कुर्ते वाला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। वे तो कुर्ते कोई काम के नहीं थे, कोई यहाँ से फटा था, वहाँ से फटा, तो सब मैंने अम्मा को निकाल कर दे दिए हैं। उन्होंने पूछा, यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, सही है ना? अक्टूबर चला है, खत्म हो जाएगा तो नवंबर आएगा। जाड़े के दिन होंगे, बहुत सर्दी होगी, ठंड बढ़ेगी, तभी सब काम आएंगे। ठंडी के दिन ये सब जो कुर्ते थे फटे हुए, ऊपर से कोट पहन लूँगा ना, तो ये जो फटे हुए हैं वह मैं पहनूंगा, उससे ऊपर से कुर्ते पहनूंगा। तो उसे तुमने क्यों माँ निकाल कर माँ को दे दिए? देखिए प्रधानमंत्री कपड़े के बारे में भी इस्तेमाल, पूरी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल पूरी तरह से करना चाहिए, ये उनकी चीज थी। मैं देखता रह गया, क्या कर रहे हैं बापूजी। देखिए देश का प्रधानमंत्री कितनी बारीकी से सोचता है ना। वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए बिनने वाले। देखिए जो अनाज होता है, जो कपड़े होते हैं, वो मेहनत से बनाए जाते हैं। अनाज जो होता है वो मेहनत से उगाया जाता है। किसान को अनाज को उगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस अनाज का नुकसान करते हैं, खाना पूरा नहीं खाते, अधूरा छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं खाना। ये बहुत गलत बात है छात्रों। कभी भी अनाज का यानी अन्न को फेंक देना नहीं चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे देख कहते हैं कि कपड़े भी नहीं फेंकने चाहिए, बड़े मेहनत से बनाए होते हैं पहनने वाले भी। देखिए वहाँ हाथ से चरखे से गांधी जी ने सब लोगों को कहा था चरखा, तो उन्होंने एक एक सूत का माना, एक एक सूत धागा धागा पिरोया था, उस वस्त्र बना था, उसके अपमान नहीं करना चाहिए हमें। यह नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी की कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था, क्या पहनते हैं, किस पैसे से रहते हैं, तो मैंने याद किसी भी वस्तु का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और किसी कोई भी वस्तु जब तक वो अच्छी है तब तक उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ऐसा हमने नहीं किया तो क्या होगा, उस वस्तु बनाने वाले को, उगाने वाले का अपमान हो जाता है। अम्मा बताती हैं, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ
5 ग्राम सोने के लिए आए थे शादी के वक्त। मराठी में आहेर म्हणतो आपण। तो चढ़ावे में 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुँह दुखाने में गहने मिले। लेकिन विदा होकर रामनगर शास्त्री जी के घर ललिता शास्त्री जी आती हैं तो मुँह दिखाई की रस्म होती है। दुल्हन का मुँह देखने की रस्म, जो लोग सास होती हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो का मुँह देखने के लिए कुछ न कुछ से भेंट देगी चलन परंपरा हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। सभी लोगों ने कुछ न कुछ देते। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बापूजी के चाचा जी को घाटा था। जब हम यहाँ रहने आए बहादुर, तो तुम्हारे बाबूजी के जो चाचा थे, उनको किसी व्यवहार में घाटा यानी नुकसान, किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। और अब वो घाटा, जो नुकसान था, उस रुपये देने की जिम्मेदारी हम पर भी आ गई। बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की जरूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। हमने सब कहने उस घाटा चाचा जी का जो घाटा था उसके पैसे चुकाने में किए। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। हमने गहने देखिए, माँ लेखक से बता रही है। देखिए, एक पत्नी अपनी पति की खुशी में भी अपना सब कुछ मानती है। ऐसी आदर्श पत्नी थी ललिता देवी जी। एक दिन दुनिया की मुसीबत जो है वो हमारी मुसीबत है और हमारी मजबूरियों को समझाते हुए दूसरों के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास जो गहने हैं वो गहने भी बेचकर हम देश के लिए इसका इस्तेमाल करें। देश की समस्या हमसे बड़ी समस्या है। ऐसी बातें बताते हुए उन्होंने एक दिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी पत्नी के पास उसके निजी दागिनों की, गहनों की मांग की तो उसके मन में जरा हिचकिचाहट आ गई। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर गहने हमारे पास रहे और हमारे पति जब नाराज हो गए तो हमारे ये गहने किसी काम के नहीं है। हमारा अगर पति प्रसन्न है तो पति ही हमारा अच्छी तरह का गहना है। केवल टीका, नथुनी, बिछिया रख लिए थे। केवल टीका होता है, बिछिया होती है, ये जो है सौभाग्य के अलंकार है। जो नाम, टीका, नथुनी, बिछिया है, ये हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो दूसरे दिन में अपनी पीड़ा अपने सुहाग वाले गहने भी उन्होंने देश के लिए, दूसरों के लिए दे दिए थे। उस दिन तो वे कुछ नहीं कहे, लेकिन दूसरे दिन उन्हें भी बहुत बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपनी व्यथा पत्नी से कही। कहने लगे, तुम जब मिर्जापुर जाओगी और लोग गहनों को संदर्भ में पूछेंगे तो क्या कहोगी? तुम मैके मिर्जापुर चली जाओगी और लोग कहेंगे कि तुम्हारे गहने कहाँ हैं? मतलब तुम्हारे पति ने सभी बेच डाले क्या? ऐसा कहे तुम क्या जवाब दोगी? देखिए, आदर्श पत्नी क्या जवाब देती है। हम मुस्कुराई और कहा, लेखक की पत्नी ललिताबेन जी मुस्कुराई और उसने कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। क्या बताना है? हमने सोच लिया है। हम कह देगी कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं। गांधी जी ने असहकार आंदोलन और उन्हें सादगी से रहने के लिए कहा था, इसके अनुसार हमने गहने पहने छोड़ दिए हैं। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। अपने पति की अवधि बचाना चाहती है, वो आदर्श पत्नी होती है। तुम्हारे बाबूजी ने तनिक देर चुप रहे, तुम्हारे बाबूजी, और फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में होना चाहिए। तुम्हें बहुत तकलीफ हुई कि मेरे पास आकर मुझसे शादी करी, ऐसा खेद उन्होंने यहाँ प्रकट करते हैं।
हम मुस्कुराए और कहा, उनकी पत्नी मुस्कुराती है, शास्त्री जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को कहती है, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है, हम कह देगी कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहने छोड़ दिए हैं, इस पर कोई शंका नहीं करेगा। ऐसा बेटे कहते हैं। लेकिन अब जैसा है वैसा है, तुम्हें शादी तो अच्छा होनी चाहिए, लेकिन मेरे साथ हो गई, अब जो हो सकता है तो अच्छा हुआ है, तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरा लिए, मुझे तो तुम्हें आराम देना चाहिए था, लेकिन वो भी मैं नहीं कर सका। उससे ऊपर तुम्हारे सभी गहने शरीर पर, तुम्हारे बदन पर जो गहने थे, वो गहने भी मैंने उतरवा लिए। हम बोली, आदर्श पत्नी बोलती है, बच्चों, और जो असल गहना है वो तो है, हमें बस वही चाहिए। असल गहना कौन सा? पति। बच्चे पत्नी के लिए उसका गहना तो पति हो सकता है, वो तो हमें चाहिए। इस नकली गहनों का हमें क्या करना है, क्या लेना देना है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे, फिर बनाए जाए गहने हैं, कौन सी बड़ी बात है। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, एक दिन अच्छे दिन होंगे तो हम फिर से बनवा लेंगे। दुख सुख तो सदा लगा ही रहता है, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं, तो इसमें कोई गम करने की बात तो है नहीं। तो बहुत ही अच्छी बात, अच्छे संस्कार, अच्छी बातें इस पाठ के माध्यम से सुनील शास्त्री जी ने हमें बताने का प्रयोग किया है, बताने का प्रयास बहुत अच्छी तरह से किया है। मैंने ये सब पाठ पीपीटी के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। लगता है आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, और इस पर कोई शंका हो तो आप मुझे फ़ोन कर पूछ सकते हैं। और ये तो बहुत बड़ा वीडियो हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके प्रश्नोत्तर पर दूसरा वीडियो हम बनाएंगे और आपको भेज दिया जाएगा। आप क्या कीजिए, ये पाठ एक बार दो बार देखिएगा, पढ़िएगा, और फिर मैंने जो आपको दूसरे जो वीडियो में डालने वाला हूँ प्रश्नोत्तर के ऊपर, उसका भी अध्ययन कीजिएगा। नमस्ते।